2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां पूरे जोरों पर है। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां अपने वोट बैंक को मजबूत करने और विरोधियों के वोट बैंक में सेंध लगाने की कवायद में लग गई हैं। बीजेपी ने अब विरोधियों के वोट बैंक में घुसपैठ करने की रणनीति को मूर्त रूप देना भी शुरू कर दिया है। राममय माहौल में बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में 400 के पार सीटें आएंगी। हालांकि बीजेपी तो क्या, किसी भी पार्टी के लिए ये आंकड़ा हासिल करना आसान काम नहीं है, लेकिन बीजेपी ऐसा दावा क्यों कर रही है? क्या बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी? तभी बीजेपी के रणनीतिकारों ने यूपी की 80 और बिहार की 40 सीटों को साधने के लिए एक प्लान बनाया है। ये प्लान है MY समीकरण। दरअसल समाजवादी पार्टी के MY फार्मूले की तर्ज पर यूपी में मिशन 80 को पार लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी MY फैक्टर लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। सपा का MY समीकरण जहां मुस्लिम यादव हैं, वहीं बीजेपी का MY का मतलब मोदी योगी और मुस्लिम योगी हैं। इसी के साथ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश में 18 लाख से अधिक PM आवास योजना के अल्पसंख्यक लाभार्थी के दम पर इस लोकसभा चुनाव में जीत का लक्ष्य भेदने का काम करेगा। बता दें कि मुस्लिम और यादव दोनों ही समाज के वोटरों के लिए कहा जाता है कि मोटे तौर पर बीजेपी के विरोधियों को ही वोट करते रहते हैं। जैसे अगर यूपी के मुसलमान और यादव हैं तो ज्यादातर लोग समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को वोट करते हैं। अगर बिहार के मुस्लिम या यादव हैं तो वो RJD और कांग्रेस के साथ जाना पसंद करते हैं। लेकिन बीजेपी अब इनको भी साधने के फिराक में लग गई है। लेकिन क्या बीजेपी का यह प्लान कितना सही हो पाएगा, कितना सटीक बैठेगा? आइए जानते हैं कुछ आंकड़ों से। CSDS के आंकड़ों के मुताबिक 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के बीजेपी का मुस्लिम वोट शेयर 8% रहा और यादव वोट शेयर 23% रहा। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी ने 2019 में यूपी में 62 लोकसभा सीट जीती थी। 2 उसके सहयोगी दल अपना दल के खाते में गई थी, बाकी 16 विपक्ष के पास थी। बीजेपी का कुल वोट प्रतिशत 49.6% रहा। तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी का मुस्लिम वोट शेयर 6% और यादव वोट शेयर 21% रहा। बिहार की 40 सीटों में से बीजेपी को 17 सीटें मिली। पार्टी का कुल वोट प्रतिशत 23.6% रहा। तो वहीं यूपी की बात करें तो यूपी की मुस्लिम बहुल सभी सीटों सहारनपुर, अमरोहा, बिजनौर, नगीना, संभल, रामपुर, मुरादाबाद पर बीजेपी हारी थी। मेरठ, अलीगढ़, कैराना, मुजफ्फरनगर इन सभी सीटों पर बीजेपी को जिताने के लिए मेहनत करनी पड़ी थी। इसलिए 2024 में बीजेपी ने अल्पसंख्यकों को, खासकर मुस्लिमों को साधने की रणनीति पर कदम बढ़ा रही है। उनमें भी पसमानदा मुस्लिमों को जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन बीजेपी के लिए रणनीति कितना फायदेमंद होगा, ये जानना बेहद ही दिलचस्प है। यूपी के निकाय चुनाव में बीजेपी को रणनीति बदलने का फायदा भी मिला। बीजेपी ने मुस्लिमों को साथ लाया। इसमें संभल, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, देवबंद जैसे मुस्लिम सीटों पर बीजेपी को उम्मीद से ज्यादा वोट मिला। उससे पहले उपचुनाव में रामपुर लोकसभा सीट, रामपुर विधानसभा सीट, सौरा विधानसभा मुस्लिम बहुल होने के बाद भी बीजेपी या बीजेपी गठबंधन ने यहां से जीत दर्ज की। ऐसे में रणनीतिकारों का मानना है कि बीजेपी अब मुस्लिमों के लिए अछूत नहीं रही है और मुस्लिम बीजेपी के साथ जा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने यूपी और बिहार में इसी कड़ी में एक सियासी बिसात बिछाई है। यूपी में शुक्रिया मोदी भाईजान के नाम से मुस्लिम समाज की महिलाओं में एक अभियान की शुरुआत की गई है। सोमवार को बीजेपी का यह अभियान लॉन्च हुआ। इसके साथ ही यादव मंच के एक कार्यक्रम में सोमवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बगैर नाम लिए सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जो भगवान राम का नहीं हुआ वो भगवान कृष्ण का कैसे होगा, और जो श्री कृष्ण का नहीं हुआ वो भला यदुवंशी का कैसे हो सकता है। ब्रजेश पाठक के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो वहीं विपक्ष जिस प्रकार से हावी हो रहा है, इसके भी तरीके अलग हैं। जिस तरीके से यूपी के यादव और मुस्लिम वोट बैंक में बीजेपी सेंध लगा रही है, उस पर उसी अंदाज में प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका ने कहा, बीजेपी के लोगों को थोड़ा सा भी अपने कर्मों का ख्याल नहीं है। किसी मंच पर जाने और कोई नारा लगा देने से कुछ नहीं होता। कोई दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग कहाँ जवाब देंगे? जब यादव समाज के लोगों के साथ बर्बरता हुई तब बीजेपी के लोग कहाँ थे? बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सिर्फ नारा ही नहीं दिया है,
बल्कि सरकार की योजनाओं में बीजेपी इन सबको साथ लेकर चल रही है। इसी कारण से जो लंबे समय तक देश में जाति मजहब के समीकरण साधने का काम कर रहे थे, उनके सभी समीकरण ध्वस्त हो गए हैं। इसी के साथ बीजेपी इन दिनों यादव समाज के लोगों को भी ये बताने की कोशिश कर रही है कि सत्ता में भागीदारी से ही समाज का भला हो सकता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में भी गिरीश यादव को मंत्री पद दिया गया है। यूपी में यादव की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली समाजवादी पार्टी राज्य में लगातार 4 चुनाव हार चुकी है। तो वहीं अब बात बिहार की करें तो बिहार में बीजेपी अपने इकलौते यादव सीएम यानी मध्य प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पटना भेज रही है। हालांकि ये पार्टी का औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन 18 और 19 जनवरी को पटना में एक कृष्ण चेतना मंच के कार्यक्रम में मोहन यादव शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में यादव समाज के लोग उनका सम्मान और अभिनंदन करेंगे, यानी लालू यादव के गढ़ में मोहन यादव का स्वागत और सम्मान होगा। इसे बीजेपी की एक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। और इस पूरे मामले में आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर ने कहा, आरजेडी को एमपी के सीएम मोहन यादव के कार्यक्रम को किसी भी दृष्टिकोण से देखने की जरूरत नहीं है। किसी भी राज्य का सीएम कहीं भी जा सकता है, बुलाने वाले चाहें तो उन्हें कहीं भी बुला सकते हैं। अगर इस राजनीतिक नजरिए से देखना चाहते हैं तो बीजेपी ने बिहार में कई यादवों को अध्यक्ष बनाकर देख लिया है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ा? फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि मंडल कमीशन लागू हुआ तो बीजेपी ने जनता दल की सरकार गिरा दी। देश को मालूम है कि बीजेपी सिर्फ वोट साधने की बात करती है। इसके जवाब में बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव के परिवारों की ही भागीदारी है, बाकी यदुवंशियों की भागीदारी कहीं नहीं है। बीजेपी ने हमेशा सारे समाज को प्रतिनिधित्व दिया है। अल्पसंख्यकों को समझाया जा रहा है कि बीजेपी के एमवाई फैक्टर यानी मोदी योगी का साथ उनका भला कर रहा है, बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ दे रहा है। सीएम योगी पर मुस्लिमों का भरोसा बढ़ रहा है और देश में मोदी पर मुस्लिमों का भरोसा बढ़ रहा है। बाकी इस पे आपकी क्या राय है? बीजेपी का यह समीकरण कितना सही है और कितना गलत? अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।